हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी का भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें से पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बनावट एवं संरचना हम लोग जो है कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा पार्ट 1 जो है कवर हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा पृथ्वी की संरचना को समझा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है। और ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये सभी एग्जाम के लिए, जहाँ भी पीजीटी में कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम हो, ये ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है। ईएमआरएस के लिए DSSS हो गया, केवीएस हो गया, इनवेस्ट कहीं भी अगर पृथ्वी से संबंधित कोई क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली बहुत डीप में हम आपको करा रहे हैं। सभी एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी जो है ख़त्म करेंगे, ठीक है। बहुत डीप तरीके से, बहुत ही ईजिली कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट नोट के साथ, ठीक है। तो यह नेट सेट में भी काम आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते। आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 2 हम लोगों ने इससे पहले ये पूरा जो मैप है ये पूरा अच्छी तरीके से कवर किया था, ठीक है। ये पूरा अच्छी तरीके से कवर किया था पार्ट 1 में। आज हम लोग इसी के नीचे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी होती है उसके 3 जो है लेयर्स पाई जाती हैं। ऊपर वाला जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल, मतलब पूरा का पूरा सबसे ऊपर जो होता है वो क्रस्ट होता है। फिर ये बीच वाला मेंटल कहलाता है और नीचे वाला बाह्य कोर या आंतरिक कोर, यानी टोटल ये कोर, यानी 3 होती हैं लेयर्स, ठीक है ना। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये जो ऊपरी है वो क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं और सभी के 2-2 पार्ट्स होते हैं। ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल इसको बोलेंगे, और इसको बाह्य कोर और आंतरिक कोर बोलेंगे, ठीक है। और आपको पता है जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ते जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ता है और घनत्व भी चेंजेस दिखाई देंगे, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से ना तो ठोस है और ना ही पूरी तरीके से तरल है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अगला देखते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट यानी पहले पृथ्वी का तीनों पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो पहला पार्ट है वो कौन सा है? ये है हमारा सबसे ऊपरी पार्ट है, जिसको हम कहेंगे क्रस्ट। क्रस्ट को समझते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा महाद्वीप है क्रस्ट पर ही स्थित है, मतलब पूरा महाद्वीप क्रस्ट पर स्थित है। क्रस्ट 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो है हमारा क्रस्ट, महाद्वीपी क्रस्ट, और एक आपका होता है, मतलब ये पूरे 2 तरीके से होते हैं क्रस्ट। एक होता है पूरा का पूरा ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। एक को बोलेंगे ऊपरी क्रस्ट और निचला। जैसे आपका ये लेयर हो गई, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है तो इसको 2 पार्ट होते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले तो इसको समझिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ऊपरी हिस्सा, यहीं पर महाद्वीप भी होते हैं, महासागर भी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी आकृति होती है। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा दिखाई देगा वहाँ पर महाद्वीप है, यानी हम लोग रहते हैं। और जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा दिखाई देगा, यहाँ पे पूरा पूरा आपको महासागर दिखाई देगा। तो ऊपर ऊपरी क्रस्ट और ये निचला क्रस्ट, इस तरीके से ये डिवाइड होता है। लगभग जो तल होता है क्रस्ट से ऊपर आप जाएंगे तो 6 किलोमीटर तक आपको, मतलब जो क्रस्ट की लेयर है, जैसे पृथ्वी का ये लेयर हो गया क्रस्ट, तो क्रस्ट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको 6 किलोमीटर में महासागर दिखाई देंगे। और ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको महाद्वीप दिखाई देंगे, जो लगभग 40, मतलब क्रस्ट से 40 किलोमीटर ऊपर तक महाद्वीप है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी सी खुदाई की और आप क्रस्ट में पहुंच गए, आप 40 किलोमीटर ऊपर रहते हैं। और जो महासागर यानी जो पानी होता है वो 6 किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रस्ट को, जो 0 से 30 किलोमीटर तक क्रस्ट का आधार है, यानी क्रस्ट का विस्तार किया गया है, यानी ये पूरा का पूरा क्रस्ट है, जो कि आपका इसकी टोटल मोटाई कितनी, 0 से लेकर 30 किलोमीटर, यानी ये अप्रॉक्सी कितने किलोमीटर की क्रस्ट की लेयर होती है? 30 किलोमीटर, ठीक है। इसका विस्तार है। भूकंपीय तरंगों के क्रस्ट के अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया, क्योंककि जब आपको पता है कि हमने बताया था कि जब भूकंप आता है तो वह अंदर की तरफ जाती हैं उसकी तरंगे, तो जो बहुत अंदर तक जा पाती हैं वो जो पी वेव्स होती हैं, जो धरातली से लेकर के अंदर तक जा पाती हैं, जो कि यहाँ पे तरल भी पाया जाता है,
ठीक है। तो जो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार से इनकी वेव्स देखने को मिलेगी। तो क्रस्ट दो भागों में बांटा गया, एक को कहते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचले को कहा जाता है निचला क्रस्ट, ठीक है ना। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व तो ज़्यादा होता है। जो ऊपरी क्रस्ट होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसकी डेंसिटी जो है ज़्यादा होती है, और जो निचला क्रस्ट होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व ज़्यादा होता है और निचली क्रस्ट का घनत्व क्या होता है, कम होता है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य पाए जाने वाले क्षेत्र को आसक्त क्षेत्र या कोन रॉड क्षेत्र, आसक्त क्षेत्र कहा जाता है। यानी ये क्रस्ट हो गया, क्रस्ट की आपकी दो लेयर दिखाई देगी। ऊपरी क्रस्ट जो ऊपर वाला क्रस्ट, यानी इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम मैपिंग अच्छे से बना दें तो ये आपका पूरा पूरा, ठीक है, ऊपर वाला मान लीजिए ये सपोज दैट क्रस्ट है, इसके दो पार्ट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। कितने पार्ट दिखाई देंगे, तो दो, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं ऊपरी क्रस्ट, नीचे वाले को निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य पाए जाने वाले क्षेत्र को, ये जो बीच का क्षेत्र होता है ना, इसको आसक्त क्षेत्र या कोनरॉड आसक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसका नाम है, पूछता है क्वेश्चन, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच में कौन सा क्षेत्र होता है, तो इसको बोलते हैं कोनरॉड आसक्त क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है, कोनरॉड आसक्त क्षेत्र, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। और आपको पता है ऊपरी क्रस्ट का घनत्व ज़्यादा होता है और निचले का कम होता है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है, क्रस्ट में ऑक्सीजन तो रहता ही है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब कुछ पाया जाता है। इन खनिजों की अधिकता ज़्यादा होती है, इसीलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। यानी लेकिन सर्वाधिक इसमें आपको सियाल में आपको मतलब कि जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं सियाल। सियाल मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। आयरन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। सर्वाधिक जो होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सबसे ऊपरी परत में सियाल पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो होता ही है, ओके। क्योंकि क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिकॉन और मतलब एल्यूमिनियम से हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परत है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट किससे बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम। और क्रस्ट की डेंसिटी कितनी होती है, 30 ग्राम घन सेंटीमीटर, 30 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है इसकी डेंसिटी होती है। ये क्रस्ट के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं मेंटल जिसको प्रवार के नाम से जाना जाता है, जो क्रस्ट की नीचे की जो परत होती है ना, यह जो होती है आपकी लगभग बीच में होती है, इसको मेंटल कहा जाता है। क्रस्ट के नीचे अधिक घनत्व वाली, यानी कि और ज़्यादा अधिक घनत्व वाली परत पाई जाती है, जिसे हम मेंटल कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, मेंटल कहते हैं। मेंटल का विस्तार 30 किलोमीटर से लेकर के लगभग 29 किलोमीटर तक। देखिए ये आपका सबसे ऊपर क्रस्ट हो गया जो कितने किलोमीटर में था, 30 किलोमीटर। ये मेंटल हो गया जो कि कितना है, 2900 किलोमीटर। मेंटल कितने में है, 2900 किलोमीटर। इसकी भी दो लेयर होती है, अभी आपको बताते हैं। तो ये कौन सा होता है, 29 किलोमीटर इसका टोटल विस्तार है, 30 से लेकर के 29 तक। क्रस्ट और मेंटल के मध्य एक आसक्त क्षेत्र, जिस तरीके से उसमें आसक्त क्षेत्र पाया जाता है, तो उसी प्रकार से क्रस्ट और मेंटल, ठीक है ना, क्रस्ट और मेंटल के मध्य एक आसक्त क्षेत्र होता है जिसको डिसकंटिन्यूटी जोन कहते हैं, जिसे मोह आसक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। क्रस्ट और मेंटल के मध्य कौन सा जोन है, मोह आसक्त क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है, तो मोह आसक्त क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। मेंटल में सर्वाधिक आपको क्या देखने को मिलेगा, एसआई और एमजी यानी सीमा। जिस प्रकार से क्रस्ट में सर्वाधिक सियाल देखने को मिलता है यानी सिलिका और एल्यूमिनियम, उसी प्रकार से इसमें सर्वाधिक जो है आपको सीमा देखने को मिलेगा यानी सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मेंटल में सीमा पाया जाता है, ये इसी से मिलकर ही बना है। मेंटल को पृथ्वी का अधिक भार पाया, मतलब मेंटल को पृथ्वी का अधिक भार, सर्वाधिक पृथ्वी का अधिक भार जो है आपका मेंटल ही झेले हुए है। सर्वाधिक भार किसके पास है, मेंटल, क्योंकि ये हैवी तो लगभग 30 से 29 किलोमीटर की दूरी पर है ये, ठीक है। पृथ्वी का लगभग 33%, मेंटल में पृथ्वी का 83% आयतन
है, मतलब पृथ्वी का 83% आयतन और 68% द्रव्यमान सर्वाधिक मेंटल में ही पाया जाता है। पृथ्वी का अप्रॉक्स 83% आयतन और 68% द्रव्यमान कहाँ है, मेंटल में है। इसे भी दो भागों में बांटा गया। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है तो इसको हम ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं ऊपरी मेंटल, और नीचे वाले को कहा जाता है क्या, निचला मेंटल। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका मेंटल हो गया। इसको हम लोग देख लेते हैं डायग्राम में। आप देखिए, ये है आपका, सबसे पहले तो आप देखिए ये ऊपर वाला क्रस्ट है और ये यहाँ तक मेंटल है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 2900 किलोमीटर, 30 से 2900। इनके जो बीच में है इसको मोहो आसक्त क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है आप देखेंगे तो 700 में इसके दो हिस्से किए गए, ऊपर वाले को ऊपरी मेंटल, निचले को निचला मेंटल कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं आखिरी, जिसको हम कहेंगे कोर। और आपको पता है ना, मेंटल में सब सर्वाधिक सीमा पाए जाते हैं, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, अब बात करते हैं कोर। इसको अंतरम कहते हैं, जो कि 2900 से लेकर के पृथ्वी का केंद्र है 6371 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। कितना, 6371 किलोमीटर। मेंटल और कोर के मध्य पाए जाने वाले डिसकॉन्टिन्यूटी जोन को गुटेनबर्ग आसक्त क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग आसक्त क्षेत्र। यानी मेंटल और कोर के मध्य पाए जाने वाले डिसकॉन्टिन्यूटी जोन को गुटेनबर्ग आसक्त क्षेत्र कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा था कि ऊपर क्रस्ट, ये मेंटल, तो क्रस्ट और मेंटल के मध्य मोह आसक्त क्षेत्र है, उसी प्रकार से मेंटल और कोर के मध्य जो दोनों को अलग करता है उसको बोला जाता है डिसकॉन्टिन्यूटी जोन। कौन सा जोन, तो गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग इसको बोलते हैं, गुटेनबर्ग। इसको कहा जाता है मोह आसक्त क्षेत्र। क्या कहते हैं, मोह आसक्त क्षेत्र। ऊपर वाले को मोह और नीचे वाले को गुटेनबर्ग, जो दोनों का बॉर्डर है। ठीक है, याद रखिएगा। गुटेनबर्ग सीमा के सहारे, यानी नीचे जाने पर घनत्व बहुत अधिक, आपको पता है डेंसिटी हमने समझाया था कल की, बहुत अधिक पाई जाती है। बाह्य कोर, अब इसके भी दो पार्ट है। ऊपर वाले को कहा जाता है आंतरिक कोर और नीचे वाले को, मतलब ऊपर वाले को बाह्य कोर और अंदर जो रहेगा उसको आंतरिक कोर। बाह्य कोर की डेंसिटी है 11.0 ग्राम घन स्क्वायर। ठीक है ना, और आंतरिक कोर की है लगभग 13.6, अप्रॉक्स 13.6 घन सेंटीमीटर। याद रखिएगा। कोर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको कहेंगे बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर जो लगभग 2900 से लेकर के 5100 किलोमीटर तक है। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे 2900 से लेकर के 51 तक आपका बाह्य कोर आएगा, और फिर 51 से लेकर के 6371 यहाँ तक इसको बोलते हैं आंतरिक कोर। ठीक है, यहाँ से हम आपको समझाते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए, यह हमारा पूरा का पूरा ये वाला कोर है। ठीक है, क्या है, कोर है, और इसके भी दो भाग है। और इसका ये वाला जो गुटेनबर्ग आसक्त क्षेत्र कहा जाता है, ये 2900 से लेकर 3000, हाँ मतलब एकदम अंदर तक आता है, 3771 किलोमीटर तक। इसके दो पार्ट है, ऊपर को बोलेंगे बाह्य कोर, अंदर को बोलेंगे आंतरिक कोर। तो जो 51 किलोमीटर है ये दोनों को अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्रॉक्स कितना दिखाई देगा, तो 10 पॉइंट के लगभग 13.3 यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेंसिटी। मतलब यहाँ पे अगर आप इसकी डेंसिटी देखेंगे तो 10 पॉइंट के आसपास। ये डेंसिटी आपको हर जगह थोड़ी अलग अलग दिखाई देगी, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को पता चल ही नहीं पाया है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। इन दोनों के मध्य लैहमैन आसक्त क्षेत्र कहलाता है। मतलब जो आंतरिक कोर है, जो आंतरिक कोर है, ये जो कोर का ये वाला हिस्सा है आंतरिक, ऊपर का हिस्सा जो हो गया बाह्य कोर और नीचे का हिस्सा क्या हो गया आंतरिक कोर। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जो आसक्त क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं, लैहमैन आसक्त क्षेत्र। क्या कहा जाता है, लैहमैन आसक्त क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कोर में निकिल एवं फेरस की अधिकता के कारण इसको नीफी कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक क्या पाया जाता है, यहाँ नीफी होता है, यानी निकिल और फेरस। ठीक है, क्या कहेंगे, निकिल और फेरस कहेंगे। फेरस यानी लोहा, यहाँ पे सर्वाधिक आपको निकिल और फेरस देखने को मिलेगा। कोर का आयतन कम है, जो कोर है उसका आयतन कम है लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा है। कोर की डेंसिटी जो है, मतलब यहाँ पे आपको आयतन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा लेकिन द्रव्यमान बहुत ज़्यादा।
ठीक है, डेंसिटी तो ज़्यादा है ही। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर घनत्व के साथ साथ ताप और दबाव भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप डायग्राम के माध्यम से एक बार समझ लीजिए। ये हमारा अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, ये हम लोग कोर की बात कर रहे थे। ठीक है ना, जो 2900 से स्टार्ट होता है 3771 किलोमीटर तक, दोनों के बीच 51 किलोमीटर में एक लेयर पाई जाती है जिसको लोहमान आसक्त क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और ऊपर वाले को आउटर और इनर कोर यानी आंतरिक और बाह्य कोर कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग ना आसक्त क्षेत्र को एक बार और अच्छे से देख लीजिए। जो हमारा क्रस्ट है, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है, जो कि आपको पता है क्रस्ट के दो पार्ट बताए गए हैं। वो ऊपर हमने बताया था, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ठीक है, तो जो क्रस्ट और मेंटल है ना, क्रस्ट और मेंटल के मध्य, क्रस्ट और ये क्रस्ट की लेयर है, क्रस्ट और मेंटल के मध्य में जो क्षेत्र पाया जाता है, जो बॉर्डर है, उसको बॉर्डर को कहेंगे मोह असंबद्धता या आसक्त क्षेत्र। ठीक है, सभी में ये डिस्कॉन्टिन्यूटी जोन पाए जाते हैं। तो मोह ऊपर वाले का, जो कि क्रस्ट और मेंटल का बॉर्डर है। ठीक है, फिर आपको पता है मेंटल के दो पार्ट हैं, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल। तो ये दोनों के मध्य, ये पीछे हमने नहीं बताया था, ये दोनों के मध्य जो बॉर्डर पाया जाता है उसको बोलते हैं रेपिटी। क्या कहा जाता है? रेपिटी असंबद्धता असातता क्षेत्र, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम बात करें ये वाला सेक्शन, यानी इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बॉर्डर किसका? मेंटल का। ठीक है, मेंटल, क्योंकि यहाँ से कोर स्टार्ट होता है, तो कोर और मेंटल का जो बॉर्डर है गुटेनबर्ग है। ठीक है, और जो कोर का दो, ये देखिए ये दोनों जो है ना, ये बीच का पार्ट है, यानी कि सबसे पहले हम लोग तीनों लेयर का बॉर्डर है। यहाँ से देखिए ये 3 लेयर है, क्रस्ट और मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता क्षेत्र। ठीक है ना, मेंटल और क्रस्ट के मध्य कौन सा? गुटेनबर्ग आसक्तता क्षेत्र। लेकिन अब जो बीच का पार्ट है, यानी कि जो मेंटल है, दो भाग है, तो वहाँ भी एक बॉर्डर बनता है जिसको रेपिटी असंबद्धता क्षेत्र कहा जाता है। और कोर के मध्य में भी यहाँ पे भी एक बॉर्डर बनता है, दोनों को अलग करता है, आंतरिक और ऊपरी मेंटल। तो इसको लोहमान आसक्तता क्षेत्र कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अब क्या चीज़ जो है आपको थोड़ा सा कितने परसेंट पाया जाता है उसको हम बता देते हैं कि आपके पृथ्वी पर कितना परसेंट एलिमेंट्स पाया जाता है। ठीक है, एक मतलब कि आप देखिए क्रस्ट एलिमेंट्स, क्रस्ट पर कौन सा कितनी चीज़ें पाया जाता है। एथेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, सबसे ऊपरी परत को 400 किलोमीटर की होती है। ये आपकी काम की चीज़ नहीं है, आपको ये याद रखना है कि जो हमारे सबसे ऊपरी लेयर होती है, यानी कि जो सबसे ऊपरी लेयर होती है ना, उसमें सर्वाधिक कौन कौन सी चीज़ें कितने परसेंट पाई जाती है, क्वेश्चन आता है। क्रस्ट में कितने परसेंट? ऑक्सीजन कितना है? 46.60%। ठीक है, क्रस्ट पर। सिलिकॉन कितना? सबसे ठोस, सर्वाधिक ठोस पृथ्वी पर सिलिकॉन है क्रस्ट पर, मतलब सिर्फ क्रस्ट की बात हो रही है। ओके, क्रस्ट की ओनली बात हो रही है, आपके महाद्वीप की बात नहीं हो रही, जहाँ पर 21% आपको देखने को मिलेगा, बाकी और भी चीज़ें। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो है 46.60 है, सिलिकॉन जो है 27.72% सर्वाधिक ठोस हो, और एल्युमिनियम 8.13% है, जो कि मेंटल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेंटल में मिलेगा, ये वाला, ये दोनों जो है क्रस्ट पर, और नीचे वाला ये एल्युमिनियम मेंटल पर। फेरस जो दूसरा वाला मेंटल का पार्ट है उसमें, यानी 5% वहाँ पाया जाता है। कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%। ये सभी चीज़ें क्रस्ट और मेंटल में डिवाइड करके बांटी गई, 33% आपका पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो हमारा पहला चैप्टर था वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है, पृथ्वी की आंतरिक बनावट, संरचना समझा है कि किस तरीके से पृथ्वी पाई जाती है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, किस प्रकार से बटा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, बहुत ज़्यादा। आप लोग इसका हर एक पॉइंट लिख के रिवाइज करते रहेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है ना, और ये जो 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट है, इसको एडवर्ड स्टेस ने बांटा था, इसका वर्गीकरण। ऊपर को सियाल कहा गया, सिलिका एल्युमिनियम, नीचे वाले को सीमा कहा गया, सिलिका और मैग्नीशियम, और जो लास्ट वाला था जो कि नीफे,
नीफे कहेंगे निखिल और फेरट। और ये जो यहाँ पे एल्यूमिनियम है ना, ये मेंटल में भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम, और उसमें तो होता ही है। ठीक है, अब देखिए एल वेव्स की खोज किसने की थी। एल वेव्स जिसको जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो धरातली तरंगे होती हैं उसकी खोज की थी हुफ्समैन लव, इसलिए उसको लव वेव्स भी कहा जाता है या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं धरातली तरंगे, क्योंकि इसमें भूकंप आता है तो ये जो वेव्स होती हैं ये अंदर नहीं जाती है, सिर्फ पृथ्वी पर ही रहती हैं, जिससे हमें झटका महसूस होता है। ठीक है, तो एल वेव्स की खोज हुफ्समैन लव ने की थी। एडवर्ड स्टेस ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला जो पार्ट हमारा रहेगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, किस तरीके से आपकी प्लेट्स के आधार पर इसको बताया गया कि कैसे कैसे क्या था, कैसे पृथ्वी बनी, कैसे क्या बना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ाम के लिए इसलिए अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।